हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। पूरे मंथ का एक ही साथ आपको मिल जाएगा और अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट देख लेंगे, फिर राजनीति, केंद्र जो फैसले, आर्थिक, विदेश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह वगैरह सब कुछ, योजना, इंडेक्स, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो मैंने नाम पहले ही बता दिया था, प्रोफेसर उमा कांजीलाल नाम है इनका। ठीक है, तो इतिहास रचा है इन्होंने। इग्नू इस देश का और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा वहाँ प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इरिडा के नए चेयरमैन तो अजय सेठ बने हैं। कर्नाटक कैडर के 1987 के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, इरडा का काम क्या है? तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड नियम बनाना, उससे रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान रखना, नज़र रखना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM का नया मिशन डायरेक्टर किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा दीपक बगला। इससे पहले वो इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंधन निदेशक के तौर पर काम कर रहे थे। गिफ्ट सिटी का MD और CEO किसको बनाया गया है? आंसर होगा संजय कौल। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है और ख़ासतौर पर उसका पूरा नाम जो है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय सेवाएं हैं उस पर केंद्रित करके तैयार की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए SVEEP आइकॉन नियुक्त किया है? या सीधे कह सकते हैं आइकॉन नियुक्त किया। आंसर होगा नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। इन दोनों को जो है ना वो प्रचार प्रसार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव उसके लिए नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल जुलाई में किसको बनाया गया? तो कविंद्र गुप्ता। ठीक है, उन्होंने ब्रिगेडियर BD मिश्रा की जगह ली है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, गोवा के नए गवर्नर मैंने पहले ही बता दिया था, पुष्पति अशोक गजपति। ठीक है, अगला हरियाणा के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष नाम है उनका। बंडारू दत्तात्रेय की जगह ली है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन, उसके चेयरमैन कौन? अभिजात शेठ नाम है उनका। ओके, RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो है सोनाली मिश्रा। ओके, और क्या है नाम आगे? केंद्रीय गृह सचिव, उनका कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है तो उनका नाम क्या है? गोविंद मोहन नाम है इनका। क्वेश्चन होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL की पहली महिला CEO और MD कौन बनी है? तो प्रिया नायर बनी है। ठीक है, 92 ईयर के इतिहास में इस कंपनी में पहली बार है जब ये पद महिला को दिया गया है। टेक कंपनी एप्पल के नए COO कौन बने हैं जो भारतीय मूल के हैं? सबीह खान। क्या नाम है? सबीह खान। जेफ विलियम्स की जगह ली है। उत्तर प्रदेश के मूलतः वो रहने वाले हैं। केंद्र सरकार ने जासूस एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया है? पराग जैन को नियुक्त किया है। ओके, अच्छा, ICC के नए CEO कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो संजोग गुप्ता बने हैं। ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं। CBDT का चेयरमैन का नाम क्या है जिनका कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा रवि अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक महत्वपूर्ण है, राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले और अदालतों के जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं उन सब से रिलेटेड प्रश्न आपको देंगे MCQ के जरिए। ओके, मैं कहूँगा कि पूरा डिटेल आप पढ़िए। डिटेल जो PDF है ना वो अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। ये शार्प लर्निंग ऐप है, ये गूगल प्ले से मिल जाएगा। और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। ISPCS वाला UPSC, स्टेट PCS इन सब के लेवल का है और बेसिक मेंबरशिप प्लान SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है। ठीक है, तो इन सब में क्या मिलता है? पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक यानी अगले 365 दिनों तक जो भी अपडेट होगा वो सब आपको मिलते चले जाएंगे। ओके, तो इसमें टेस्ट मिलता है, PDF मिलता है, वीडियो मिलता है, ये सब कुछ मिलते हैं। और PDF कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर भी होता है, MCQ भी होता है और MCQ विद डिटेल नोट्स भी होता है। जैसे UPSC PCS वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी खास तौर पर वो होता है। ओके, तो ये वाला जो PDF है ना वो तो मिल ही जाएगा आपको। साथ में 2024 का भी कंटेंट का PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, 2023 का भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही मामूली सा प्राइस है इसका, बहुत मामूली सा। ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर।
ओके। और हम लोगों ने 72nd बीपीएससी के लिए भी बैच लॉन्च कर दिया, फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस और इंटरव्यू पूरे उन सब की तैयारी हम लोग कराएंगे। पिछला जो 71st बीपीएससी था उसके भी कई सारे बैच लॉन्च हुए थे और फुल हो गए थे, ये भी फुल ना हो जाए उससे पहले आप ज्वाइन कर लेना। इसमें क्या है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, ठीक है। तो जो 2025 में अभी 71वीं का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, अगर वो चाहते हैं तो, ओके। और आगे वाली के लिए चाहते हैं तो लाइव क्लासेस 11 अगस्त से शुरू हो रही हैं। एक और बात कि 14वीं जो जेपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग ला रहे हैं बैच, कमिंग सून, जल्द ही लाएंगे। शार्प लर्निंग ऐप पर जरूर डाउनलोड करें आप, ओके। तो राजनीति और केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया, तो इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रावधान रखा गया है? आंसर होगा राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ये बिल पेश किया था और इसमें बढ़ावा दिया जाएगा खेल को, ओके। सभी बोर्ड जो है ना वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, यहाँ तक कि बीसीसीआई भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तमाम खेल संघों महासंघों को जो मान्यता देने का काम है देश में वो यही काम करेगा, ठीक है। बीसीसीआई भी इसके अंडर में रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने सांसदों और समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो टोटल है 17, ठीक है। ये अवार्ड सेरेमनी का आप देख रहे हैं, तो कौन कौन है उनकी पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। 11 तो ये सांसद हैं, संसद रत्न पुरस्कार, इसके अलावा विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ये 4 और देख रहे हैं, इसमें नाम कॉमन मिलेगा, सुप्रिया सुलेखा दोनों जगह। और ये समिति भी है, तो इस समिति को भी ये अवार्ड दिया गया है। ये नाम आप देख लीजिए, पॉज करके भी देख सकते हैं आप पूरा, ओके। पीडीएफ में भी मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद यानी आईपीसी की धारा 498A और बीएनएस की धारा 85 में आरोपी को कितने वक्त तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश जारी किया है? आंसर का 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जो वैवाहिक विवाद है ना उस मामले में, क्योंकि बहुत सारे मामले देखने को मिले तो फर्जी थे, ओके, पत्नी के द्वारा या पत्नी के परिवार के द्वारा जो मुकदमा कर दिया गया, तो उसमें अब 2 महीने तक लिए राहत दी गई है। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पारित कर दिया, तो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे इस यूनिवर्सिटी के चांसलर। 23 जुलाई को ये विधेयक पारित किया गया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया? आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने 25 जुलाई को इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ा। 25 जुलाई को इन्होंने टोटल जो डेज काउंट किए ना 4078 डेज, ओके। तो इसी के साथ इंदिरा गांधी तीसरे नंबर पर स्थान पर आ गई हैं। पहले नंबर पर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पर नरेंद्र मोदी और तीसरे जो सबसे लंबे समय तक लगातार, तो वो ये है, ओके, दूसरे। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर महिलाओं को कितने प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दी है? 1% की छूट दी है, ठीक है, 1% की। 1 करोड़ तक की जो संपत्ति है ना उसकी रजिस्ट्री पर 1% यानी 1 लाख तक की छूट मिल जाएगी। जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया? आंसर का अनुच्छेद 67A, ओके। एक और प्रश्न, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया, तो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आंसर का अनुच्छेद 66, ठीक है, अनुच्छेद 66। ये जो है ना उपराष्ट्रपति का मामला पूरा संविधान के भाग 5 में उसके अध्याय 1 में है। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये देख लीजिए। अनुच्छेद 63 है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 है कि राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति, सॉरी, अनुच्छेद 63 जो है वो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64
उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के अकस्मात वो पद अगर खाली होता है तो चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति ही तमाम दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 66 जो है ना उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। 67 में उपराष्ट्रपति के पद की अवधि दी गई है और इसी में कार्यकाल और इस्तीफे का जिक्र किया गया है और ये अनुच्छेद 67A है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, देश का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए? आंसर का बिहार। ठीक है, तो ये जानकारी दी गई है। पहले इससे ज़्यादा थे, भीड़ ज़्यादा होती थी, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर इससे कम मतदाता हर पोलिंग बूथ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कितना यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है? 125 यूनिट। तो बिहार कैबिनेट ने ये फैसला किया हुआ है 125 यूनिट के बाद ही बिल का पैसा देना होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया? आंसर होगा क्या? ए और बी दोनों, उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये सब इनको जो है वो नॉमिनेट किया गया। ठीक है, नॉमिनेट किया गया। तो उज्ज्वल निकम को आप जानते हैं, ये हैं वकील, सरकारी वकील रहे हैं और बहुत सारे आतंकवाद के मामले में इनकी पैरवी की वजह से सजा हुई है तमाम जो दोषी थे उनको। ठीक है, सदानंद मास्टर जो हैं ये पॉलिटिकल लीडर हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी जैन जो है प्रोफेसर रह चुकी हैं और हिस्ट्री की विद्वान है। और हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ना वो पूर्व विदेश सचिव हैं। ओके, और राज्यसभा में जो मनोनयन होता है उसमें कुछ पद होते हैं जिनमें मनोनयन का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में जो है ना वो राज्यसभा के गठन का प्रावधान है और इसमें ये बताया गया है कि अधिकतम जो संख्या हो सकती है राज्यसभा में वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये संख्या जो रखी गई है लंबे समय से वो 245 है। तो इनमें से 233 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा अलग अलग कैटेगरी में, जैसे साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, इन सब के क्षेत्रों से मनोनयन किया जाता है। तो ये 4 सीटें खाली थी और ये भी अब भर दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक जुलाई 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की? तो रांची में ये आयोजन किया गया था और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 27वीं ये मीटिंग थी, ये वाली। ओके, 10 जुलाई को मीटिंग हुई है रांची में, 27वीं बैठक थी। ओके, तो इसमें कई राज्यों के जैसे मतलब गृह मंत्री तो मौजूद ही थे, साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, पश्चिम बंगाल की जो वित्त राज्य मंत्री हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। अगला क्वेश्चन, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज जल विवाद सुलझा लिया गया। तो ये विवाद किन 2 राज्यों के बीच में था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा बिहार और झारखंड के बीच में था। इंद्रपुरी बैराज जो है ना वो सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। तो इसी के पानी को लेकर जो है ना वो विवाद हो रहा था और अब सुलझा लिया गया है, तो सुलझा लिया गया है और इसमें जो है ना वो पानी आपस में बांट दिया जाएगा। कितना पानी बांटा जाएगा ये मैंने यहाँ पर पॉइंट में दिया है। ठीक है, तो सहमति बनी है कि बिहार को 5.75 MAF, ठीक है, ये दिया जाएगा, झारखंड को 2.0 MAF ये पानी दिया जाएगा। ठीक है, यानी मिलियन एकड़ फीट MAF का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को त्यौहार को राज्य महोत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल पॉलिसी यानी मूल निवासी पॉलिसी को लागू किया? आंसर होगा बिहार में। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में ये सब
फैसले किए गए हैं। वैसे पहले से हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सब में डोमिसाइल पॉलिसी जो है ना वो लागू है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने जुलाई 2025 में युवा आयोग का गठन किया है? आंसर का बिहार। ठीक है, मतलब ये प्रस्ताव पारित कर दिया है और ये गठन हो रहा है। तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। और इस युवा आयोग का जो मेंबर, अध्यक्ष हैं, ये सब, इन सब की उम्र तय कर दी गई है 45 ईयर, उससे ज़्यादा का कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ जिसमें 2.93 करोड़ मतदाताओं से माता पिता के दस्तावेज भी मांगे गए? आंसर का बिहार। ठीक है, हालांकि उसका जो ड्राफ्ट है ना मतदाता सूची का, वो जारी कर दिया गया है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही है। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई ने किस शैक्षणिक सत्र से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की घोषणा की है? 2026-27 से। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने मार्क्स को और बेहतर कर ले तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब वायरस, बीमारी, स्वास्थ्य, इन सब से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब देखते हैं। और आप देख रहे हैं मैराथन करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक का। ठीक है, पूरा देखते रहिए, पूरा वीडियो बहुत काम आएगा एग्जामिनेशंस में। तो क्वेश्चन होगा यहाँ, WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में हेपेटाइटिस के कितने मरीज थे? आंसर होगा 3.53 करोड़। ठीक है, इनमें हेपेटाइटिस बी के 2.98 करोड़ मरीज थे और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख मरीज थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाँ, किस राज्य सरकार ने मतलब ये तय किया कि वहाँ पर HIV एड्स के जो मामले बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स की जांच अनिवार्य करने के कानून को बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, घोषणा भी की है? आंसर का मेघालय। ठीक है, वहाँ पर मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इस वजह से जो ना वो ये फैसला किया गया वहाँ के सरकार के द्वारा। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। अगला क्वेश्चन, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका इनमें से किसने विकसित किया है? आंसर का ICMR और RMRC। ठीक है, ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, तो ये जो है वो मलेरिया के खिलाफ काम करता है अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन, ICMR ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार किया, तो इसका नाम क्या है? तो एडफाइल-सी-वैक्स। ठीक है, तो ये है, इसका नाम रखा गया है। ओके, 2022 में अगर डेटा देखेंगे तो 1,80,000 मामले देखने को मिले थे भारत में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? आंसर होगा सेनेगल। ठीक है, सेनेगल 9वां अफ्रीकी देश है जिसको WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। ट्रैकोमा जो है ना वो आँख की बीमारियाँ, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है और दुनिया भर में ब्लाइंडनेस का एक बड़ा कारण ये ट्रैकोमा होता है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस की इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टिमेशन यानी UNIGME, तो उसकी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या 2023 में 0.11% से घटकर 2024 में कितनी रह गई? आंसर का 0.06%। ठीक है, शून्य खुराक का मतलब होगा 0 डोज। मतलब ये हुआ कि ये उन बच्चों से संबंधित है जिनको नियमित टीकाकरण की जो सेवा है ना वो नहीं पहुंची है या वो नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, नहीं हुआ है ये। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि WHO ने भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है, तो यह किस अंग की बीमारी है? तो नेत्र रोग है, आँख की बीमारी है। तो आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, RBI ने जून 2025 में 4 क्विंटल सोने की खरीदारी की, तो इससे इस मंथ तक इसका कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर कितना हो गया? इसका आंसर क्या होगा? 879.8 टन। ठीक है, इतना हो गया है 27 जून तक जो है ना वो ये था। ओके, तो ये जो है ना वो बढ़ा है, इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत के किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जुलाई 2025 में किस तरह की ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? आंसर का CETA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो है ना वो इकोनॉमिक भी हुआ है और ट्रेड से रिलेटेड भी एग्रीमेंट हुए हैं बहुत शानदार ढंग से। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर से ड्यूटी बिल्कुल हटा लिए गए या फिर उसमें ड्यूटी बहुत कम लगाए गए। तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उन सब पर टैक्स जो है ना वो एकदम न के बराबर किया गया है, ख़त्म कर दिया गया। और इससे भारत और यूके के बीच में जो व्यापार है ना वो और तेज़ी से बढ़ेगा। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर है। अगला क्वेश्चन, भारत और किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ TEP यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है? आंसर होगा B और C दोनों। ठीक है, तो यानी आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये सब जो हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है ना पीयूष गोयल, उन्होंने ये ऐलान किया है। पिछले साल ही ये एग्रीमेंट हो गए थे इन सब देशों से। और ख़ास बात है कि बड़े पैमाने पर भारत में इसके ज़रिए निवेश आने वाला है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ यानी EU ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो गुजरात में स्थित यह रिफाइनरी किस कंपनी की है? नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी में ना रूसी कंपनी रोसनेफ्ट का हिस्सा है, 49% से भी ज़्यादा का, इसी वजह से किया है। UPI अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरेबियन देश कौन सा है? त्रिनिदाद और टोबैगो। क्या है? त्रिनिदाद और टोबैगो। ओके, और कौन कौन से देश ऐसे हैं जो कि UPI को अपना चुके हैं? तो भूटान है, फ्रांस है, मॉरिशस है, नेपाल है, सिंगापुर, श्रीलंका है, UAE है और त्रिनिदाद और टोबैगो। ये जो देश है ना वो कैरिबियन ये कंट्री है। तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, करगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया था, इसका नाम क्या रखा गया? आंसर क्या होगा? रुद्र ब्रिगेड, शक्तिबान आर्टिलरी रेजिमेंट और भैरव लाइट कॉम्बैट बटालियन। तो ये आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाला है इसी के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना को 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खेप मिली है जुलाई 2025 में। तो इसे किस कंपनी ने बनाया है? बोइंग कंपनी ने बनाया है, अमेरिकी कंपनी है, उसी ने बनाया है। और ये भारतीय सेना को ज़रूरत थी और ये लिया गया है। ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर भी यही है। अगला क्वेश्चन, तकनीकी खराबी की वजह से ब्रिटिश रॉयल नेवी के लड़ाकू विमान F-35B किस भारतीय एयरपोर्ट पर 1 महीने तक फंसा रहा, जिसने 22 जुलाई 2025 को वापसी की? आंसर होगा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट केरला में। ठीक है, वहाँ पर ये पड़ा रहा। तो ये खराब हो गया था, फिर वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उसके बाद से वो वहीं पड़ा हुआ था। फिर टीम आई, इलाज हुआ, मतलब इसका इलाज हुआ, कई एक इसका मेंटेनेंस किया गया, तब ये उड़ान भर सका। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी के लिए बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर में से आखिरी जहाज 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। तो इसका नाम क्या है? अजय नाम है इसका। क्या नाम है? अजय। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, ये उथले पानी यानी कम पानी वाला जो समुद्री हिस्सा है ना वहाँ भी ये चल सकता है और दुश्मन के जो पनडुब्बी है उसको ख़त्म कर सकता है। अगला क्वेश्चन, पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार उसे किसने बनाया है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आंसर का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम में ही। तो 18 जुलाई को ये नौसेना की पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल को वहाँ लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो वीडियो है ना वो भी आप देख रहे हैं, डाइविंग सपोर्ट वेसल है, इस समुद्र के नीचे मदद करेगा। ठीक है, कब? जब आपात स्थिति होगी या युद्ध चल रहा होगा उस समय। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी FR सीकर से लैस किस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया? आंसर होगा आकाश प्राइम। ठीक है, क्या है? आकाश प्राइम। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग,
क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 चलाया है? तो क्या होगा? अमरनाथ यात्रा, इसको सुरक्षित करने के लिए किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, लड़ाकू विमान जगुआर राजस्थान के चारू में क्रैश कर गया जुलाई में, इसमें 2 पायलट की मौत हो गई। तो ये विमान किस देश की कंपनी सेपकैट द्वारा निर्मित है? आंसर होगा फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, अब दुनिया भर में इसका इस्तेमाल बंद है। फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त कंपनी थी, बाद में कंपनी भी बंद हो गई और फिर HAL जो है ना वो इसका निर्माण करता था। ठीक है, 9 जुलाई को ये दुर्घटना हुई है, बहुत ही गलत ये हादसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है, मेरठ की मूलतः रहने वाली है वो। ओके, अगर हम देखेंगे ना कि फौज में महिला कौन कौन है तो वो देख लीजिए यहाँ पर। एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है, एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन के अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह है, आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बराक है, नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव और नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये बात हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ? रूस से बन के आया है ये। ठीक है, रूस से बन के आया है, कालिनिनग्राद शहर में ये बना है, फ्रिगेट है और इसको यहाँ लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तलिस्मन सेबर, तो उसके 11वें संस्करण में भारतीय सहित 19 देशों के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने। आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटनी एल्बनीज। तो ऑस्ट्रेलिया में ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संयुक्त रूप से ये आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया के तमाम बहुत सारे देशों के जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन हुआ? आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है, ये जोधपुर के रेगिस्तान में ये आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ शुरू हुआ अभियान जो ये माता का समापन हो गया है जुलाई में? आंसर होगा जापान तट रक्षक बल। तो इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट है AI-171 अहमदाबाद जो क्रैश हुई थी, उसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण क्या बताया गया? तो फ्यूल स्विच कट ऑफ। अभी ये कैसे कट ऑफ हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी जांच के जरिए ही खुलासा होगा। किसने जांच शुरू की है? तो जांच शुरू की है AAIB ने, यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसकी जांच शुरू की है। ओके, और इसमें कई सारी जो कंपनियां हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें रिपोर्ट में यही कहा गया है कि उड़ान भरते ही दोनों इंजन कट ऑफ हो गए हैं, यानी शट ऑफ हो गए। ये स्विच है ये नीचे चला गया था, फिर आपस में ही जो पायलट हैं वो बात कर रहे होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मिली है। एक पूछता है कि क्या तुमने कट ऑफ किया है स्विच? तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं किया है ये। ठीक है, तो ये जो घटना है ना वो 12 जून की है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर जा रही थी फ्लाइट, तो उड़ते ही ये गिर गई और उसमें बहुत लोगों की जानें गई हैं थी। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्हें या जिसने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप खिताब जीता है 2025 का? आंसर होगा दिव्या देशमुख। फाइनल में कोनोरू हम्पी को हराकर यह खिताब उन्होंने जीत लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये रही। अगला क्वेश्चन, भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं जो यह दर्जा पाने वाली चौथी भारतीय चेस खिलाड़ी है? आंसर होगा दिव्या देशमुख। ठीक है, महिला खिलाड़ी की बात हो रही है, चौथी महिला है और वैसे ये 88वीं ग्रैंड मास्टर हैं भारत की। ठीक है, तो ये एक शानदार अचीवमेंट है। अच्छा, इससे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे 87th वो हरी
कृष्णन ए रा 87th, 86th एल आर श्रीहरि, 85th पी श्याम निखिल, 84th ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, 83rd आदित्य एस सामंत। ये सब है महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन लेंगे, यूरो यानी महिला यूरो कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंग्लैंड ने जीत लिया है। ठीक है, 2024 का जो है ना वो खिताब भी इंग्लैंड ने ही जीता था और इस बार 2025 वाला भी इंग्लैंड ने ही जीता है। ओके, और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड के बेसल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी फिडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है? आंसर को भारत को मिली है और ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये आयोजन होना है भारत में। अगला क्वेश्चन, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर रहा। 3 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जो है ना वो भारत ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन, हॉकी का पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीपिका सहरावत बनी है। 21 साल की दीपिका सहरावत है और उन्होंने ये खिताब जीत लिया है। हरियाणा की रहने वाली हैं ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, तो वो किस टीम के लिए खेलते थे? आंसर का वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए खेलते थे। काफ़ी पॉपुलर वो व्यक्ति रहे हैं अभी भी हैं। ओके, संन्यास लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? चेल्सी ने जीता है। क्या है? चेल्सी। ये क्लब का वर्ल्ड कप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विंबलडन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जेनिक सिनर ने जीता है। वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर है, तो उन्होंने ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ईगा स्वातेक ने जीता है। पोलैंड की हैं ये, उन्होंने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, विंबलडन मेंस डबल्स का खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश जोड़ी का नाम बताएं? तो जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपुल। ठीक है, इन दोनों ने ये जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, विंबलडन वुमेन्स डबल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो वोरोनिका कुदेरमेटोवा और एलिस मेर्टसी, तो ये इन दोनों ने ये खिताब जीत लिया है। रूस की जो है ना वो है वेरेनिका और बेल्जियम की है एलिस, उन दोनों ने जीता है। अगला क्वेश्चन, 10.18 सेकंड में 100 मीटर दौड़ का जुलाई 2025 में भारत के सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड बनाया, नया मतलब पिछला तोड़ के नया बनाया, तो उनका नाम क्या है? आंसर का अनिमेश कजूर नाम है इनका और ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। एक नाम आप जानते होंगे, उसेन बोल्ट, उससे बस कुछ ही सेकंड की से पीछे हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारत के 87th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्री हरिकृष्णन एरा 24 साल के हैं वो। ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न जो है ना वो है फीफा रैंकिंग का। जुलाई 2025 में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की रैंक क्या थी? 133वीं रैंक थी भारत की। ठीक है, पिछले दिनों हार हुई है, उसकी वजह से खराब स्थिति देखने को मिली है। टॉप 10 रैंकिंग में कौन है? नंबर 1 अर्जेंटीना है, सेकंड पे स्पेन है, थर्ड पे फ्रांस है, फोर्थ पे इंग्लैंड है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति यानी NSP 2025 को मंजूरी दी, इसने किस नीति की जगह ली है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह ली है, अब राष्ट्रीय खेल नीति 2025 हो गई है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है हाल ही में। ओके, अगला क्वेश्चन, अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में किन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड जीते, जिसमें कुल मेडल की संख्या 11 हो गई? तो आंसर क्या होगा? साक्षी, जस्मिन लंबोरिया और नूपुर, इन सब ने जीता है। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहीं पर यह आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने फुटबॉल फॉर स्कूल के तहत 9.6 लाख फुटबॉल उपलब्ध करवाए, जिससे केंद्र सरकार जो है ना वो बच्चों में बांट रही है? तो आंसर का फीफा।
फीफा ने ये उपलब्ध कराए थे। स्कूली शिक्षा में फुटबॉल को वरीयता मिले, इसके लिए ये किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वो जो चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब यानी शतरंज वाला, वो किस भारतीय ने जीता है? आंसर आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, 27 जून को ताशकंद में आयोजन हुआ था, उसने फाइनल में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? आंसर गुजरात को मिली है। ठीक है, गुजरात को ये मिली है आयोजन। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है, तो इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू होना है? आंसर का 60 सेकंड के भीतर शुरू होना है, नहीं तो फिर जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, रन का जुर्माना होगा। तो अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक के मंगलोर की रेमोना परेरा ने कितने घंटे भारतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 170 घंटे का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? आंसर का वी नारायण, इसरो के चेयरपर्सन है, उनको यह अवार्ड दिया गया है। किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता घोषित किया गया? आंसर का गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री, तो उनका ये हिंदी उपन्यास और मतलब वो हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार हैं, और उनकी जो रेत समाधि एक बुक थी अंग्रेजी में टॉम ऑफ सैंड, तो उसके लिए उनको 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटीज़ मैजिक की बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी शाह। ठीक है, क्या नाम है? सुहानी शाह। तो इटली के टोरिनो में ये विश्व चैंपियन ऑनलाइन आयोजित की गई थी और उसी में ये अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस के उसका जो नेल्सन रोहिल्लाह मंडेला पुरस्कार 2025 किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसमें क्या है ना, कई लोग हैं इसमें ब्रैंडी रेनॉल्ड्स हैं और कैनेडी ओडेडे हैं, तो ये दोनों जो है ना उनको मिला है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? आंसर का धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनको ये किया गया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम बताएं? वर्षा देशपांडे। वर्षा देशपांडे जो सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, किस देश ने जुलाई 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल विटशिया माराबिलिस ये सम्मान दिया है? कौन है देश? आंसर का नामीबिया। नामीबिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति है ना, नेटुम्बो नंदी नदैतवा, तो उन्होंने ये सम्मान इनको दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस इससे सम्मानित किया गया? आंसर का ब्राज़ील। ब्राज़ील ने भी सर्वोच्च सम्मान दे दिया इसी विजिट के दौरान, G7 के समिट के दौरान। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया? आंसर घाना। घाना का अवार्ड दिया है। ओके, लंबी यात्रा पर हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया है? आंसर क्या होगा इसका? त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो ने ये अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न होगा, किस प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री और पुरातत्वविद को तमिल विकी सुरन पुरस्कार दिया गया? आंसर को वी वेदाचलम। ठीक है, वी वेदाचलम, वो पुरातत्वविद तमिल शिलालेखों के विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन, 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली एक्ट्रेस कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बन गई है वो। ठीक है, ये जो जगह है ना वो कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में टूरिस्ट लोकेशन है, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इनके बारे में भी जानकारी वहाँ रहेगी। चलिए अब बात करते हैं इंडेक्स
सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। उसके लिए मेंबरशिप प्लान लेना होता है, बहुत ही मामूली सा प्राइस है। आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, और ये सब मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर, ठीक है। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं इनमें से कोई भी बैच, बहुत ही कम प्राइस। बेसिक मेंबरशिप प्लान तो 199 का है और आईएसपीसीएस जो है 299 का है, बस ये रक्षाबंधन ऑफर के तहत, ओके। और आपको बताऊं कि 72वें बीपीएससी का भी बैच लॉन्च हो चुका है, फाउंडेशन बैच है। 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं और रिकॉर्डेड भी दिया जा रहा है, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। और जेपीएससी का भी बैच जस्ट आने ही वाला है। तो इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? जो लिस्ट है वो गीगा सोसाइटी रिपोर्ट है। आंसर का दक्षिण कोरिया के मनोवैज्ञानिक है यंग होन किम, ये नाम है इनका, ठीक है। तो गीगा सोसाइटी की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है और ये टॉप 10 जिनका जो बेहतरीन रैंक है, आईक्यू है, उन सब की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो कि जुलाई में जारी हुई, तो उसमें भारत की रैंक बताएं। आंसर का 77, ठीक है। जुलाई 2025 में जो रैंक जारी हुई इसमें 77 रैंक है, और जनवरी 2025 में जो जारी हुई थी उसमें 85 रैंक थी, ठीक है। साल में 2 बार ये जारी करता है, जनवरी में और फिर जुलाई में, ओके। तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। किसने जारी किया है? तो हेनले एंड पार्टनर्स एक नागरिकता सलाहकार फर्म है, तो उसी ने ये जारी किया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई में जारी, उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान पर किस है? आंसर सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर को पहले स्थान पर मिला है, ओके, पहला स्थान। दूसरे पे है जापान, साउथ कोरिया। तीसरे पे डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और इटली, इतने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई थी ना, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 का सुपर स्वच्छ लीग 10 लाख प्लस कैटेगरी आबादी वाले कैटेगरी में, तो पहला पुरस्कार किसे मिला? इंदौर को मिला है, ठीक है, लगातार 8वीं बार। और ये कैटेगरी नया जारी किया गया है इस बार, ओके, नया कैटेगरी जारी किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के सुपर स्वच्छ लीग 3 से 10 लाख आबादी वाले कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सी रैंक है? किसको रैंक दिया गया? आंसर का नोएडा, ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है, नोएडा को ये खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2024-25 का स्वच्छ शहर अवार्ड दिया 10 लाख प्लस आबादी वाले श्रेणी में, तो किसे मिला है? आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात का जो अहमदाबाद है ना, उसको मिला है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये और दूसरा वाला वो क्वेश्चन में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, नेक्स्ट फिर से यही आ गया क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के स्वच्छ शहर अवार्ड 3 से 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा है? ये जो प्रश्न है ना, वो 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं होगा ना तो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए क्या है ना, पीडीएफ जरूर पढ़िए जो मैं दे रहा हूँ, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? मीरा भयंदर, ठाणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में टॉप अवार्ड किसे मिला है? प्रयागराज को मिला है, ठीक है। वहाँ कुंभ हुआ था, सबसे बड़ा धार्मिक समागम था और उस दौरान हुआ। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार का सबसे साफ शहर कौन सा? पटना है, ठीक है, पटना। ये 40 शहरों वाले में 21वां स्थान मिला है, ठीक है। और दूसरे पर फिर गया जी, भागलपुर तीसरे स्थान पर है, ये सब है। अगला क्वेश्चन लेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा है? लखनऊ है, लखनऊ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स
2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक की तुलना तक, मतलब किस दशक की शुरुआत तक 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ना ये डाउनफॉल आना शुरू होगा। आंसर का 2060 के दशक तक, ये है रिपोर्ट में ये बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है ना वो लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर होगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? कुल प्रजनन दर की बात यहाँ पर हो रही है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2.0। क्या है? 2.0 है। तो साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, किस ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा वजन है 25 किलोग्राम, ठीक है, वो पृथ्वी पर लगभग $50 लाख में बिका है? आंसर होगा मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह से निकल कर हुआ क्या कि कोई उल्का पिंड आया और एस्टेरॉयड जो है ना वो उसने टक्कर मारी मंगल ग्रह पर, और जो टक्कर हुई तो उससे कुछ और पत्थर निकल के वायुमंडल में घूमता रहा। ये बहुत वक्त पहले की बात है, आज की बात नहीं है। ठीक है, अब 25 किलोग्राम का ही गिर जाएगा ना तो बहुत नुकसान कर देगा अभी की बात करेंगे तो। ठीक है, तो ये मिला था और ये अब बेचा गया है, मंगल ग्रह का ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 20 दिन। अब इसमें क्या है ना, बच्चों को कन्फ्यूजन है। ठीक है, बच्चे कुछ कह रहे थे कि 18 दिन है। देखिए मैं बताऊं आपको, अंतरिक्ष में 20 दिन है और ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने 18 दिन बिताए हैं। ठीक है, तो एक दिन जाने में लगा, एक दिन आने में लगा। ठीक है, इस तरीके से जो टोटल है वो 20 दिन है। लेकिन अगर सवाल हो कि सिर्फ ISS पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तो 18 दिन है। ओके, तो वो ऐसे पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुँचे हैं, और ऐसे दूसरे भारतीय हैं जो कि अंतरिक्ष में पहुँचे हैं। अच्छा, इससे पहले अंतरिक्ष में कौन पहुँचा था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ना, ज़रूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कमेंट तो ज़रूर देना है आप लोगों को। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ करंट फोर्स, आंसर भी आप देते जाइए। अगला क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला ने कौन से रिसर्च किए हैं? आंसर क्या होगा इसका? ये सारे के सारे रिसर्च उन्होंने किए हैं, टोटल के टोटल रिसर्च। 7 महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। कौन कौन से? ये टार्डिग्रेड रिसर्च है, अध्ययन है। इसमें क्या है, ये इसको समुद्री भालू कहिए या वाटर बियर कह सकते हैं, और ये सूक्ष्म होता है तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और ये करोड़ों साल से जो है ना वो इसकी जो पीढ़ी है वो चलती आ रही है। तो आखिर क्यों नहीं ये नष्ट हुआ? पृथ्वी गर्म हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, उसके बावजूद हर तरह के प्रभावों को देख लिया। अगला है मायोजेनिस रिसर्च या स्टडी। इसमें क्या है ना, बॉडी में जो हल्कापन हो जाता है, मतलब बॉडी जो है ना वो उसमें क्या प्रभाव पड़ते हैं मसल्स पे, इन सब को देखा जा रहा है। ओके, कई दिन हो गए लौट के आए हुए, लेकिन अभी भी वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है ना ISS पर, अंतरिक्ष में। तो इसकी वजह से बॉडी भी जो है ना वो खड़े होना, चलना, उसको फिर से सिखाना पड़ता है। अगला है बीजों का अंकुरन, खासतौर पर मेथी और मूंग के बीज अंकुरित किए गए हैं। एक सूक्ष्म जीव है साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करता है ना कि ऑक्सीजन पैदा करता है। तो इस पर भी रिसर्च किया गया कि कितना ऑक्सीजन पैदा करता है, क्या देखा जा सकता है ये। ओके, फिर सूक्ष्म शैवाल को भी ले जाया गया तो उसका भी देखा गया कि बेहद न के बराबर के ग्रेविटी में क्या स्थिति रहती है। ठीक है, ग्रेविटी तो लगभग नहीं होती वहाँ पर। ओके, अंतरिक्ष में। अगला क्या है, फसल के बीज भी उगाए गए वहाँ पर। इसके अलावा वायेजर डिस्प्ले यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव का जो संपर्क है उसको भी देखा गया है इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। हल्क गोहन का निधन हो गया 24 जुलाई 2025 को। तो किस लिए जाने जाते थे? कुश्ती के लिए, रेसलिंग के बहुत ही चैंपियन थे। ठीक है, वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता लीडर वेलिकाथु शंकरन अच्युतानंद, तो उनका निधन हो गया 21 जुलाई 2025 को। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? केरल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे
उम्र दराज मैराथन रनर फौजा सिंह का निधन हो गया, तो कितने वर्ष के थे? 114 वर्ष आंसर होगा। ठीक है, 114 वर्ष, 14 जुलाई को एक्सीडेंट के दौरान उनका निधन हो गया। उनको पगड़ी वाला तूफान, रनिंग बाबा, सिख सुपरमैन, ये सब कहा जाता था। एक्ट्रेस बी सरोजा, उनका निधन हो गया 14 जुलाई 2025 को, तो किस भाषाई फिल्मों से जुड़ी हुई थी? सिनेमा से। आंसर होगा कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उपरोक्त सभी। ठीक है, 87 ईयर की थी वो। अगला क्वेश्चन, कोटा श्रीनिवास राव, उनका निधन हो गया 13 जुलाई को, तो वो इनमें से किस वजह से प्रसिद्ध थे? तो फिल्मों में एक्टिंग की वजह से। मशहूर एक्टर थे, 83 ईयर के थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बिस्मिल्लाह जॉन शिनवारी, उनका निधन हो गया 7 जुलाई 2025 को, तो किस देश से थे? अफगानिस्तान से थे, 41 ईयर के थे, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई, उनका निधन हो गया 4 जुलाई 2025 को, तो किस देश के लिए खेलते थे? वो नाइजीरिया के लिए खेलते थे। 65 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, किस देश के कामचटका प्रायद्वीप के पास जुलाई 2025 में 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी आ गई? आंसर का रूस। ठीक है, रूस, यह रूस का इधर वाला हिस्सा है और प्रशांत महासागर क्षेत्र में वही भूकंप आया, और इसका असर इतना आप देखें ना, पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में रहा है। बहुत तबाही नहीं हुई, लेकिन सुनामी तो आई ही, चर्चा रहा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय द्वीप समूह के पास 29 जुलाई 2025 को समुद्र में 6.3 से 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया? आंसर का अंडमान निकोबार। ठीक है, अच्छा खासा भूकंप था हालांकि यहाँ पर, लेकिन कोई सुनामी का खतरा नहीं रहा, ये महत्वपूर्ण बात इस बार की रही है। ठीक है, हालांकि रूस वाला जो भूकंप था ना, वो तो गजब भयानक था, उसने तो पूरा प्रशांत महासागर में हलचल पैदा कर दी थी। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन बन गया? आंसर काजीरंगा टाइगर रिजर्व। ठीक है, हर 100 वर्ग किलोमीटर पर 18 बाघ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आप लोग डेली का करंट अफेयर्स भी जरूर देखिए, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर डेली का करंट अफेयर्स आता है, बहुत ढंग से समझाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार ने कमलाधार, जीवछ कमला, मरनी कमला और पुरानी कमला नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 265 करोड़ रुपए की योजना शुरू की, तो किसकी सहायक नदी है ये? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा कमला रिवर की। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अनुसार 1970 से अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो गए हैं? आंसर होगा 41.2 करोड़ हेक्टेयर खत्म हो गए हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारी बारिश के कारण जुलाई 2025 में राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात आ गए, तो मौसम विभाग के अनुसार वहाँ मानसून सीजन शुरू होने के बाद सामान्य से कितनी अधिक बरसात 126% हुई। ठीक है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 75 जिलों में कम से कम एक छोटी नदी का पुनरुद्धार का काम शुरू किया? आंसर को उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ ने ये काम शुरू किया है, अलग अलग IIT, BHU, इन सब की मदद से। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई? आंसर होगा हरियाणा। फिर से एक बार और कहा गया है, इसके बारे में ऐलान किया गया है हरियाणा के बारे में। ओके, इससे पहले भी ये पिछले सालों में ऐलान होता रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण करके नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर को उत्तर प्रदेश ने एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान शुरू किया 9 जुलाई को, और ये शानदार काम किया है, पेड़ों को लगाया। अगला क्वेश्चन, भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014 में 32% से बढ़कर अप्रैल 2025 में कितना हो गया? आंसर को 49% हो गया, और जुलाई में आंकड़ा दो 50% हो गया, मतलब बराबर। रिन्यूएबल एनर्जी से 50% तक बिजली बनाई जा रही है, ये अप्रैल तक 49% ये थी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में घोषित किया गया? केरल में। केरल के किन्नूर में जो
अरमल वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम अब बदल दिया है, अरलम तितली अभयारण्य नाम कर दिया गया है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट में अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा बताया गया? आंसर होगा 2024 को सबसे गर्म वर्ष बताया गया। तो बढ़ते हैं आगे और योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? आंसर होगा असम ने। ओके, असम मंत्रिमंडल ने 9 जुलाई को ये फैसला किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा बिहार नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितना प्रतिशत बिजली नवीनीकरणीय स्रोतों से यानी रिन्यूएबल एनर्जी से खरीदना अनिवार्य कर दिया है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 43.33%। इतना तो फाइनल कर दिया है कि 5 वर्षों में इतना तो हम रिन्यूएबल एनर्जी से खरीदेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या? सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इन सब चीज़ों से। अगला क्वेश्चन सी फ्लड प्रणाली क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया? आंसर होगा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। ठीक है, यूनिफाइड ये ऐसी प्रणाली है जो कि फोरकास्टिंग करेगी बाढ़ की। ओके, तो जुलाई में ही इसको लॉन्च किया गया है और इसको कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है, जैसे CDAC हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हो गया, ये सब मिलजुल कर, और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर जो मिशन है ना उसको भी इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा परिवहन मंत्रालय ने 2 पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य करने का फैसला किया? आंसर होगा जनवरी 2026 से। इसे होता क्या ना कि मतलब अभी नॉर्मली क्या होता है 2 पहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता है। तो क्या होता है कि अभी जैसे ही ब्रेक लगाएंगे वैसे ही, क्योंकि आप गतिशील हैं फिजिक्स के मुताबिक, बाइक गतिशील है, अचानक आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्लिप कर जाती है। लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है ना उसमें क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में वो रुक रुक के ब्रेक लगता है, आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन वो फिजिक्स के नियमों के अनुसार वो गति को रोक देता है पूरी बाइक को। तो ऐसे में क्या होता है, टक्कर नहीं होती। ठीक है, कार में, ज़्यादातर कार में ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है। अगला क्वेश्चन होगा केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया? आंसर होगा आगरा में। ठीक है, आगरा के सिंगना में ये स्थापना होगा। और ये पेरू एक देश है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP है, तो उसी का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उसके स्थापना को मंजूरी दी गई है। और ये जो यहाँ पर आगरा में स्थापित करने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक लेते हैं। तो हमने उसको 2 हिस्से में रखा है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक विदेश कर दिया है। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं इस साल के वो सब आपको अभी मिल जाएंगे। ओके, तो चलते हैं। और हाँ, इसका PDF मेंबरशिप के जरिए मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप ये है, गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, आप जाइए वहाँ देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है जुलाई 2025 में? आंसर होगा USA, अमेरिका ने। और ये कहा है अमेरिका ने कि दिसंबर 2026 के अंत में ये प्रभावी हो जाएगा। अमेरिका का मानना है कि यूनेस्को जो है ना इजराइल विरोधी पूर्वाग्रहों से ग्रसित है और इसलिए वो इससे बाहर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन ने जुलाई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? आंसर होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब वो पढ़ाने जा रही हैं, शैक्षणिक करियर की ओर जा रही हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर बनने जा रही हैं। ठीक है, अच्छा IMF की अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगला क्वेश्चन, किस इंटरनेशनल कोर्ट ने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने ये जारी किया है। 8 जुलाई को ये फैसला सुनाया गया है।
दरअसल हुआ ये कि वहाँ जो है ना महिलाओं को लेकर बहुत ही सख्ती है, स्कूल में पढ़ने को लेकर, घर से बाहर निकलने को लेकर बहुत पाबंदी है। और उसी की वजह से तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुंदज़ादा और अफ़गानिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं अब्दुल हकीम हक्कानी, उन सब के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आईसीसी क्या करता है, आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है ना वो कहाँ पर है, द हेग में है, नीदरलैंड में, द हेग में। द हेग एक जगह का नाम है। और ये जो आईसीसी है ना वो क्या काम कर, जेनोसाइड यानी नरसंहार, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध यानी क्राइम ऑफ एग्रेशन, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करता है। हालांकि गिरफ्तारी का कोई उसके पास ऐसा सीधा कुछ है नहीं कि वो किसी को गिरफ्तार कर ले इतने आसानी से। अगला क्वेश्चन, यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश से महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने की अपील का प्रस्ताव पारित किया जिसकी वोटिंग से भारत अनुपस्थित रहा? आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, और वही मामला था, महिलाओं को अत्याचार को लेकर मामला था। ठीक है, जिसको लेकर आईसीसी ने अभी आदेश जारी किया गिरफ्तारी का, उसी को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? आंसर होगा भारत के पास। भारत 2026 में अगले साल ब्रिक्स का अध्यक्ष होने जा रहा है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में ही आयोजित किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा, अभी जो समिट हुई थी ब्राज़ील में, तो वहाँ पर जो 17वीं ब्रिक्स समिट थे उसमें उन्होंने कहा कि अगले साल भारत की अध्यक्षता में जो ब्रिक्स का आयोजन होगा, समिट होगी, उस वो लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना से होगा। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील में आयोजित 17th ब्रिक्स समिट की थीम क्या है? आंसर होगा अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, तो ये 17वां ये समिट था और कब से कब तक आयोजित किया गया? 6-7 जुलाई को। कहाँ पर? ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर। ठीक है, कुछ घोषणाएं भी की गई हैं। जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं ने रूपरेखा की घोषणा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में एक नियम वगैरह हो, वैश्विक शासन हो, उसको लेकर ये तय किया गया है। और सामाजिक रूप से जो निर्धारित रोग हैं उसके उन्मूलन के लिए ब्रिक्स क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर तय किया गया। और हाँ, ब्रिक्स समिट में ना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अपने प्रतिनिधि वहाँ पर भेजे थे। ब्राज़ील में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किन दो देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की सदस्यता ग्रहण की है? आंसर कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, इन दोनों ने ये सदस्यता ग्रहण की है। और इस तरह से जो न्यू डेवलपमेंट बैंक उसके जो टोटल मेंबर हो गए हैं वो 12 हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ये हम ब्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स बैंक है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 किस देश में नवंबर 2025 में आयोजित होगा? आंसर का ये जो है ना वो किस देश में? ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील के बेलेम में। ठीक है, ये ब्राज़ील आगे रहना चाहिए, बेलेम ब्रैकेट में होना चाहिए। बेलेम में आयोजित किया जाएगा। पिछला कहाँ पर हुआ था इससे पहले वाला 2024 में? तो बाकू में हुआ था, अजरबैजान में ये आयोजन हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत ने किस वर्ष के लिए 33वें यूनाइटेड नेशंस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP33 की उम्मीदवारी का दावा किया है, जिसका स्वागत ब्रिक्स समिट में हुआ? आंसर को 2028 में भारत अध्यक्षता करना चाहता है, मेजबानी करना चाहता है। ठीक है, कोप क्या हुआ? ये जलवायु से रिलेटेड सम्मेलन किया जाता है, आयोजित किया जाता है। मैंने पीडीएफ में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जुलाई 2025 के महीने के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अध्यक्ष बना? आंसर का पाकिस्तान। ठीक है, इसके वोटिंग के जरिए नहीं हुआ है बल्कि रोटेशन के जरिए हुआ है। वो अस्थायी सदस्य चुना गया था पिछली बार, तो उसके बाद रोटेशन से उसको अध्यक्षता मिल गई है। और भारत भी पहले अध्यक्ष रह चुका है
आपको बताऊं कि अगस्त 2021 में, दिसंबर 2022 में रह चुका है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, नेटो का जो शिखर सम्मेलन है 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ? नीदरलैंड में, द हेग में आयोजन हुआ था। ये 24-25 जून को ये आयोजन किया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूटे हैं। ओके, तो मार्क रूटे हैं और इसके बारे में जान लें। स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ये सैन्य गठबंधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नेटो समिट 2025 में सदस्य देशों, मतलब इसमें स्पेन को छोड़ के, स्पेन ने मना किया है इस प्रश्न में, तो तमाम देशों ने अलग, मतलब अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट कितना प्रतिशत बढ़ाने पर सहमति जताई है? आंसर का 5%, मतलब जीडीपी का 5% ये करने का लक्ष्य रखा गया है कि हम जीडीपी का 5% लेकर जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अब अमेरिका के दबाव में उसने ये कह दिया है तमाम देशों ने, हालांकि स्पेन ने ये मना किया। अगला क्वेश्चन, किस शहर और देश में आयोजित G7 समिट 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया? अब यहाँ पर क्या है, G7 समिट की बात हो रही है, तो क्या हो, कहाँ पर हुआ है? कनाडा में हो गया। ठीक है, अब ये कनाडा 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हुआ है? तो कनाडा स्केस, ये कनाडा में कनाडा स्केस, तो ये है, वहीं पर ये आयोजन किया गया था। 51st ये G7 समिट था, 16-17 जून को आयोजित किया गया था। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और 12वीं बार इस बार बुलाया गया है। और इस बार जो एजेंडा था ना, कई चीज़ें थी, जैसे वैश्विक सुरक्षा, कूटनीति को मजबूत करना, क्षेत्रीय समस्याएं जैसे इजराइल ईरान के बीच में जो टेंशन था, रूस यूक्रेन के बीच में जो है, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब को लेकर, ट्रेड को लेकर ये था हुआ। लेकिन इसमें हुआ ये कि जो ट्रंप है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो मतलब समिट समाप्त होने से पहले ही वहाँ से निकल के चले गया, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आ पाया औचित्य। ठीक है, तो ये बात है। G7 की मेंबर कंट्री कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपीय यूनियन है। और अब बात करेंगे हम लोग विदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, तमाम जो इस साल के हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसका पूरा PDF मिल जाएगा, कई तरह के PDF, 1 लाइनर भी है, MCQ भी है, और MCQ विद नोट्स है डिटेल में। ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में पूरी तैयारी हो सके। तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान लेना होता है। 2 तरह का मेंबरशिप प्लान है, मैंने पहले भी बताया। ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। शार्प लर्निंग ऐप पर आप जाकर परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मामूली सा प्राइस है। 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा, और पिछले भी अपडेट मिलते रहेंगे। अच्छा, 72वीं BPSC के लिए बैच शुरू हो चुका है। 11 अगस्त से क्लासेज लाइव शुरू होंगी। रिकॉर्डेड भी पूरा रख दिया गया है, ताकि आप अगर जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो सब कर लें। और ये हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन चैट नंबर है, चैट के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और JPSC का भी बैच आने वाला है जल्द ही। विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की जुलाई में? आंसर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ये साफ तौर पे कह दिया कि अब वो मान्यता देने वाले हैं, क्योंकि इजराइल ने गजा में बिल्कुल अति कर दी है। ठीक है, वहाँ मार रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बड़े पैमाने पर। और इसके बाद एक और अपडेट है जो कि अगस्त का है, कि कनाडा ने भी कह दिया है कि वो भी मान्यता देने वाला है फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता बहुत ज़्यादा देशों ने नहीं किया है, दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में भी एक देश के तौर पर नहीं है वो, बस एक ऑब्जर्वर के तौर पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया? आंसर का मालदीव। 26 जुलाई को पहुंचे थे भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू एयरपोर्ट पहुँचे थे। ठीक है, मतलब कि जो तनाव था वो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसकी राजधानी क्या है? मालदीव की माले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहाँ के रक्षा मंत्रालय भवन को बनाया गया है और उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति ने किया? आंसर होगा क्या? मालदीव। 25 जुलाई को इसका उद्घाटन
किया गया है। ठीक है, और साथ में भारत ने क्या किया, ये जो मेडिकल क्यूब है ना, भीष्म क्यूब, वो भी गिफ्ट किया है। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान मालदीव को कितने रुपए की ऋण सहायता यानी लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार सहित 8 समझौते हुए? आंसर होगा 4,850 करोड़ रुपए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जुलाई में मालदीव की यात्रा पर थे। मोहम्मद मुइज़ के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसी में ये सब तय किया गया। 8 तरह के समझौते हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाया जा रहा है 4,850 करोड़ रुपये का। इसके बाद फिर जो वहाँ पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको सहायता करना, और जो लोन लिया हुआ है ना उसको चुकाने में थोड़ी सी राहत दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा FTA यानी फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है ना मालदीव के साथ, वो करने को लेकर ये तय हुआ है कि वो आगे किया जाएगा, उस पर आगे बढ़ा जाए। मत्स्य पालन, जलीय कृषि यानी वाटर एग्रीकल्चर, उसमें सहयोग को लेकर हुआ है। ठीक है, मौसम विज्ञान संस्थान उसको लेकर भी ये तय हुआ है, आपस में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। ये सब चीज़ें तय हुई हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारतीय PM और मालदीव के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राजनयिक संबंध के कौन सी भी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? आंसर होगा 60वीं। ये 25 जुलाई 2025 को ये जारी किया गया है। ठीक है, दरअसल 26 जुलाई 1965 को मालदीव को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के किन 2 देशों में जुलाई 2025 में सीमा संघर्ष हिंसक हो गया और एक दूसरे पर रॉकेट व बम गिराए? उसका थाईलैंड और कंबोडिया। ठीक है, थाईलैंड और कंबोडिया। और इन दोनों देशों ने एक दूसरे पे किया, एक मंदिर को लेकर विवाद था, और एक ने 2 मंदिर कहिए, आगे मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। हालांकि अब ये जो हिंसा है ना वो थम गई है। ट्रंप ने कुछ दबाव दिया और कुछ और देशों ने बातचीत की और फिर सुलहनामा करवाया। अगला क्वेश्चन होगा, किस हिंदू मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद ने हिंसक सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया था? आंसर होगा प्री विहार मंदिर और ता मुएन थॉम मंदिर। ये 2 मंदिर हैं, उसको लेकर ये तनाव दोनों देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। ओके, और अगर हम कहेंगे कि कंबोडिया की राजधानी तो वह है नेम पेन। अगला क्वेश्चन, भारत ने कितने वर्षों बाद चीनी नागरिकों को जुलाई 2025 में पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया है? आंसर होगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, 24 जुलाई को ये शुरू हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव करके वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 साल कर दी गई है? और ये जुलाई में फैसला हुआ। आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। ओके, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। ओके, तो ब्रिटेन ने ये फैसला कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अच्छा, और भी देश हैं जहाँ पर न्यूनतम उम्र 16 वर्ष है। ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, बोलीविया, क्यूबा, जर्मनी, नॉर्वे, एस्टोनिया। मतलब उसमें पूरी जगह नहीं है, जैसे ऑस्ट्रिया में पूरा है, बाकी वैकल्पिक है, कुछ स्थानीय चुनाव में है, इस तरह की चीज़ें। अगला क्वेश्चन होगा, यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? यूलिया स्वीरिडेंको। ठीक है, ये नाम है इनका। तो पूर्व प्रधानमंत्री ने वो हट गए थे, उसका फिर वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं यूक्रेन के, वोलोदिमीर जेलेंस्की, तो उन्होंने इनको नियुक्त किया है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, पहलगाम आतंकी हमले जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को USA ने, अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? आंसर होगा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF। तो अमेरिका ने ये महत्वपूर्ण फैसला किया। अगला क्वेश्चन, USA ने लंबे समय बाद किस गैर नाटो देश को फिर से हथियार भेजने का फैसला किया और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्चा देगा? आंसर होगा यूक्रेन। बीच में अमेरिका ने रोक लगा दी थी, अब फिर से वो हथियार जो है ना वो दे दिया। ओके, लेकिन खर्चा नेटो देशों से भी लेगा। अगला क्वेश्चन, यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन है? बुल्गारिया है। ठीक है, क्या है? बुल्गारिया। अब वो 21वां देश हो गया है। देखिए, यूरोपीय संघ में कई देश हैं, लेकिन यूरो को अपनाने वाले बस यही 21 देश हैं, 20 देश हैं,
ये तो 21वां होगा, वो हमें लगता है कि दिसंबर के आसपास या जनवरी में, हाँ जनवरी, 1 जनवरी से वहाँ ये मुद्रा लागू हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? रूस बना है। ठीक है, 2021 से तालिबान पर 2021 से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। ओके, अमेरिका वहाँ से निकला था उसके बाद से। भारत भी बातचीत करता है तालिबान से, रिलेशन है, लेकिन उस तरीके से ओपन नहीं है। लेकिन ओपन तौर पर रूस ने ये कह दिया कि हम मान्यता देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस ये बन गई हैं। सूरीनाम की संसद ने उनको चुन लिया है। अगला क्वेश्चन, मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है जो पूरी दुनिया में चर्चा में रहा? आंसर होगा अमेरिका पार्टी। बहुत जोर शोर से शुरू किया, लेकिन अचानक से फिर उसकी बातचीत होना ही बंद हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश की संवैधानिक अदालत ने जुलाई 2025 में वहाँ की प्रधानमंत्री पोइतोंग तार्न शिनावात्रा तो उनको सस्पेंड कर दिया? आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, संवैधानिक अदालत ने। क्यों? अभी आपने मैंने अभी बताया ना कि कंबोडिया के साथ युद्ध हो गया था, तो इन्होंने क्या किया, मतलब युद्ध होने से पहले, अभी उससे पहले वहाँ के एक लीडर से बात की थी और अंकल कह दिया था उसको। इसको लेकर मतलब भारत और पाकिस्तान जैसी स्थिति है वहाँ पर, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, तो इतनी विवाद हो गया तो फिर इनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है? आंसर होगा कजाकिस्तान। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है ये। वहाँ पर 30 जून को वहाँ के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव उन्होंने एक कानून पर हस्ताक्षर किया और ये बैन लगा दिया है। ठीक है, जुर्माना वगैरह होगा। हालांकि कुछ चीज़ों पर, बीमारी, खराब मौसम, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब में इसमें छूट दी गई है। ठीक है, कजाकिस्तान में। ओके, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। तो हम लोग बात करें अब ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसको मान्यता दी है? आंसर को मराठा सैन्य परिदृश्य। ये 12 किले हैं उन सबको। ओके, तो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स कहेंगे हम। तो 44वां विश्व धरोहर, मतलब इस 12 किले को एक माना गया है। तो इसको 44वें, ये जो है ना वो 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है भारत का। 11 जुलाई को ये तय किया गया है, ये फैसला किया गया। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सल्हेर किला, ये नासिक महाराष्ट्र में है। ये सह्याद्री पर्वतमाला का सबसे ऊंचा किला है। शिवनेरी किला पुणे महाराष्ट्र में है। लोहागढ़ पुणे महाराष्ट्र में है। खंडेरी किला भी है रायगढ़ महाराष्ट्र में। रायगढ़ किला भी है जो कि रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र में है। और मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक यहीं पर हुआ था और उन्हें 1674 में मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया था। ठीक है, राजगढ़ है, ये भी पहले कभी राजधानी रह चुकी है। ठीक है, ये पुणे में है। प्रतापगढ़ है सतारा जिले में महाराष्ट्र में। सुवर्ण दुर्ग है, ये रत्नागिरी जिले में है महाराष्ट्र में। मुंबई और गोवा के बीच में अरब सागर में एक छोटा सा द्वीप है। अगला है पन्हाला द्वीप, पन्हाला किला। ठीक है, ये पन्हाला किला है, हाँ, कोल्हापुर जिले में है महाराष्ट्र में। विजयदुर्ग है सिंधुदुर्ग जिले में महाराष्ट्र में। सिंधुदुर्ग है जो कि सिंधुदुर्ग जिले में है। और आपको बताऊं कि अरब सागर में स्थित ऐतिहासिक समुद्री किला है। और एक और है जो 12वां है, वो महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। क्या है? जिंजी किला, और ये विल्लुपुरम जिले में है। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा किला जो है ना वो महाराष्ट्र में नहीं है, या इनमें से कौन सा किला जो है वो तमिलनाडु में है। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो अब जो है ना टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हो गए हैं भारत में 44। उन सब की लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग ये लिस्ट देख लीजिए। तो PDF से ले सकते हैं, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने PDF में सब कुछ दे दिया है, और ऐप पे भी देख रहे हैं तो PDF उनके लिए तो है ही अवेलेबल। ठीक है, तो ये 44 हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ होता है, अस्थायी हेरिटेज लिस्ट भी होती है।
अस्थाई कितनी है? पहले एक थी 63, अब हो गई है 62, ठीक है, 62 है ये 2 होगा, 62 हो गया, क्योंकि एक मराठा वाला तो परमानेंट बन गया अब वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ पर लिस्ट दे दी है। ओके, 62, ये 3 है, 2 कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने अफ्रीका के किन धरोहर स्थलों को खतरे में विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया? आंसर होगा इनमें से सभी। मेडागास्कर का नाना वर्षावन है, मिस्र का अबू मेना है, लीबिया का घदामेस का ओल्ड टाउन है। तो इन सब को जो है ना अब ये कह दिया गया है कि ये खतरे में नहीं है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला की मौत हो गई जुलाई 2025 में, तो वह किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी? आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। 100 साल से अधिक उसकी उम्र बताई जाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग दिवस से रिलेटेड कंटेंट लेते हैं, और अब आखिरी हिस्सा है इस पूरे वीडियो का। ओके, और शार्प लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर पूरा कुछ कंटेंट वगैरह सब कुछ मिलता है। डेली का पीडीएफ वहाँ फ्री है, बाकी इस तरह के पीडीएफ जो है ना वो बहुत मामूली सा प्राइस है, मेंबरशिप प्लान है, उसके ज़रिए आप ले सकते हैं। तो दिवस से, और सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं जुलाई के दिवस तमाम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, 5 जुलाई को था। और थीम है इस बार की क्या? इस बार की जो थीम है आगे, हाँ, सहकारिता बेहतर भविष्य के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना। ओके, विश्व जुनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। विश्व क्षमा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। विश्व युवा कौशल दिवस तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, और थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 15 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस तो वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस तो 22 जुलाई, और थीम है सभी उम्र के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। और मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो ये 26 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, और थीम है लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। विश्व हेपेटाइटिस दिवस तो 28 जुलाई को मनाया था, और थीम है हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो 29 जुलाई को मनाया था, और थीम है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को ध्यान में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस तो 30 जुलाई को मनाया था, और थीम है मानव तस्करी, संगठित अपराध, शोषण समाप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो यानी जून का देखते हैं, और उससे पहले बताऊं कि टोटल पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, गूगल प्ले पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, ठीक है। और 72वें बीपीएससी का बैच अब शुरू हो रहा है, एडमिशन शुरू हो चुका है, जेपीएससी का बैच आने वाला है। ओके, और अब देखते हैं हम लोग जून का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब ये दिवस वाला। ओके।